हेलो भाई, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम की लिमिटेशन। ठीक है, तो ये जो आप अगर पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो फटाक से जाइए, जल्दी यहाँ से निकलो। सबसे पहले आप जाइए पीछे वाला लेक्चर देख कर आइए। कूलाम का नियम सदिश रूप में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उससे मतलब वो एग्ज़ाम में हमारे बोर्ड में आता है। ठीक, तो अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब वही हम पढ़ाने चालू करेंगे। रुक जाओ भाई। हाँ, तो अब देखो, कहीं भी दो ठो आवेश रहा, कहीं भी दो ठो आवेश आपको दिखा, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत क्या लगाएंगे? कूलाम का नियम, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन रुको, ये जो है इस नियम के कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं है मतलब कहीं भी दो ठो आवेश देखे, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। नहीं भाई, इस नियम के भी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, और उस नियम के क्या लिमिटेशन है आज हम लोग यही पढ़ेंगे। एक मिनट देख ले जरा, वीडियो चल भी तो रहा है कि नहीं। बहुत मेहनत लगता है भाई। हाँ चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, इस नियम के कुछ लिमिटेशन है, तो हम लोग का हेडिंग क्या बनेगा? कूलाम कूलाम के नियम की सीमा या सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं, ये है कूलाम के नियम की सीमाएं या लिमिटेशन। ठीक है, मतलब वैलिडेशन है एक तरीके से। मतलब कूलाम का नियम कब कब वैलिड होगा और कब कब कूलाम का नियम वैलिड नहीं होगा, इसी को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है आप कहीं भी दो ठो आवेश देखे कि F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर लगा दे। नहीं 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 नहीं, उसके कुछ लिमिटेशन है। कब लगाएंगे ये सूत्र, कब नहीं लगाएंगे, बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है जानना कि कब कूलाम का नियम लगेगा, कब कूलाम का नियम नहीं लगेगा। तो आओ समझते हैं। देखो भाई, पहला लिमिटेशन नंबर 1, बड़े आवेशों के लिए सत्य नहीं है। मतलब F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर जो तुम लगा देते हो, ये बड़े आवेशों के लिए सत्य नहीं है, ये केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। जैसे मतलब ये बड़े बड़े आवेश, ये हो गया Q1, यह बड़ा आवेश, ये हो गया Q2। नहीं भैया, यहाँ पे कूलाम का नियम नहीं लगेगा। कूलाम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेश, मतलब बिंदु जैसे छोटे, इतने छोटे आवेश के लिए ये नियम सत्य है। समझ रहे हो? तो कूलाम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, मतलब बहुत छोटे छोटे आवेश के लिए सत्य है। तो ये पहला पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है उसको समझते हैं। तो देखिए, दूसरा पॉइंट कहता है कि ये वितरित आवेश के लिए सत्य नहीं है। अभी वितरित आवेश क्या होता है? देखो, जैसे हम कहें, मान लो ये कोई छोटा सा आवेश है, बहुत छोटा आवेश Q1, मान लो Q ही मान लो, Q बहुत छोटा सा आवेश है। हमने क्या किया, एक रॉड लिया। अब इस Q आवेश को हथौड़ी से बहुत छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा तोड़कर इस पूरे रॉड पर ऐसे ऐसे फैला दिया। ठीक है, इसी तरह एक और आवेश ले लिए, एक और आवेश ले लिए। ठीक है, ये भी मान लो Q है, इसको भी हथौड़ी से छोटा 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 तोड़कर पूरे रॉड पर फैला दिया। तो अब हम पूछे, क्या ये इन दोनों आवेशों के मध्य, मतलब इन दोनों रॉडों के मध्य बल लगेगा? हाँ लगेगा, कंफर्म है लगेगा। लेकिन कितना लगेगा उसको निकालने के लिए आप F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ये सूत्र आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आवेश अब क्या हो गया है, वितरित हो चुका है, अर्थात फैल चुका है। अर्थात फैले हुए आवेश के लिए, वितरित आवेश के लिए ये नियम वैलिड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये कहता है बड़े आवेशों के लिए, बड़े बड़े आवेशों के लिए ये नियम वैलिड नहीं है। दूसरा नियम क्या कहता है? वितरित आवेश के लिए ये नियम वैलिड नहीं है। चौथा, आवेश विराम में हो तभी ये नियम लगेगा। मतलब इसका क्या मतलब है? आवेश विराम में हो तब लगेगा। आओ समझते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं। इधर देखो, कूलाम का नियम विराम आवेश के लिए सत्य है। जैसे हम कहें, ये देखो, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। ठीक है, मान लो Q1 आवेश है, ये मान लो Q2 आवेश है। तो क्या इसके लिए लगे, बिंदु आवेश है, तो क्या इसके लिए कूलाम का नियम लगेगा? एकदम लगेगा, क्योंकि देखो कूलाम का नियम विराम आवेश के लिए सत्य है।
अच्छा, अगर मान लो एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश ये है Q2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो, मान लो ये रेस्ट पर है और ये चलने लगा, ये मोशन में है, ये गतिमान हो गया, तो बताओ क्या यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे कूलाम का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे कूलाम का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो भाई अब क्या हो रहा है, ये चल रहा है, तो बताओ क्या कूलाम का नियम लगेगा? नहीं लगेगा ना, ऐसा तुम सोच रहे हो, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे भी कूलाम का नियम लगेगा, क्योंकि देखो एक आवेश रुका है। आवेश विराम में रहना चाहिए, चाहे एक आवेश रहे चाहे कुल आवेश रहे, ठीक है। आवेश, एक भी आवेश विराम में रहा तो कूलाम का नियम लगेगा। अच्छा, एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश ये है Q2, ये कह दो तुम मोशन में है और ये भी कह दो क्या है, मोशन में है। क्या यहाँ पे लगेगा? क्या यहाँ पे कूलाम का नियम लगेगा? क्या यहाँ पे कूलाम का नियम लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, मोशन में है। इसका मतलब यहाँ पे कूलाम का नियम नहीं लगेगा। ये था कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है। तो अब देखो, इसको फटाक से उतारो, जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट लिखो, हम साइड हट रहे हैं। चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब अगला हम लोग का हेडिंग होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ई क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। जैसे देखो, जैसे हम कहें तुम्हें, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक आवेश है Q1 और यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है Q2, तो हम तुमसे पूछे क्या बताओ Q1 Q2 पर बल लगाएगा कि नहीं। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, तो हम तुमसे पूछे क्या बताओ Q1 Q2 पर बल लगाएगा कि नहीं। तुम कहोगे हाँ, क्यों नहीं लगाएगा, काहे नहीं लगाएगा, इधर लगाएगा। ये Q1 Q2 पर बल लगाएगा। फोर्स ऑन 2 मतलब दूसरे पर बल ड्यू टू 1 पहले के कारण, दूसरे पर बल पहले के कारण, मतलब Q1 Q2 है तो Q1 Q2 पे बल लगा के उधर भगाएगा। क्या Q2 Q1 पे बल नहीं लगाएगा? लगाएगा, काहे नहीं लगाएगा। Q2 इधर बल लगाएगा, तो कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 पहले पर बल किसके कारण, दूसरे के कारण। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दूसरे के कारण। बोलो सहमत हो कि नहीं सहमत हो? हाँ, मतलब दो आवेश था तो पहला वाला दूसरे पे बल लगाएगा, दूसरा वाला तीसरे पे बल। लेकिन कल को क्या हो, जब इन्हीं के बीच में कोई तीसरा आ जाए, ठीक है, कोई तीसरा आ गया, लो भैया कोई तीसरा आ गया, तो अब बताओ क्या Q2 इस पे बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। क्या Q1 इस पे बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। बोलो भाई, मतलब इस तीसरा को तुम लेकर आ जाओगे तो Q2 Q1 पे बल लगाएगा और Q1 भी Q2 Q3 पे बल लगाएगा और Q1 भी Q3 पर बल लगाएगा। समझ रहे हो? लेकिन क्या इसके आ जाने, अच्छा फिर से हम देखो, ये इस पे Q3 आ गया, हम तुमसे पूछे बताओ Q2 वाला Q3 पे बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? एकदम लगाएगा। क्या Q1 वाला Q3 पे बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। हम पूछे एक बार बताओ Q3 पर नेट बल कितना होगा, टोटल नेट बल, नेट फोर्स ऑन के पर 3 पर, तो कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन 3 तीसरे पे बल कौन कौन लगाएगा? पहला वाला, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। समझ रहे हो कि नहीं? अरे मेरे भाई, पहले ये Q1 था, ये Q2 था। Q1 Q2 पे बल लगा रहा था, Q2 Q1 पे बल लगा रहा था। हम Q2 पे नेट फोर्स पूछे तो तुम बोलोगे F21, Q1 पे नेट फोर्स पूछे तो तुम बोलोगे F12। अब क्या हो, कल को कोई तीसरा इसके बीच आ जाए, इनके बीच कोई तीसरा बल आए, तीसरा आवेश आ जाए, तो Q2 क्या करेगा, Q3 पे बल लगाएगा और Q1 भी क्या करेगा, Q3 पे बल लगाएगा। तो हम पूछे बताओ Q3 पर नेट बल कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, Q1 के कारण बल प्लस Q1 के कारण बल 3 पर प्लस Q2 के कारण बल 3 पर। तो नेट बल क्या होगा, फोर्स F नेट ऑन 3 पर टोटल बल कितना होगा, पहले के कारण प्लस दूसरे के कारण। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? तो यही तो है अध्यारोपण का सिद्धांत। अरे मेरे भाई, सिंपल था। जैसे मैं हूँ, ठीक, मैं हूँ, तो इधर कोई मुझ पे बल लगा के खींच रहा है, ठीक, इधर कोई मुझ पे बल लगा के खींच रहा है, ठीक, तो मुझ पे नेट बल कितना होगा,
मुझ पे जो नेट बल होगा उसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। जैसे मान लो इधर कोई मुझे 4 न्यूटन से बल लगा के खींचा और इधर मुझे 2 न्यूटन का बल लगा के खींचा, तो मुझ पे टोटल बल कितना लगा, इधर 4 और इधर 2, तो नेट कितना होगा 4 - 2, तो कितना होगा 2 न्यूटन का बल, क्योंकि दिशा अलग अलग है तो घटाएंगे ना, तो 4 - 2, तो क न्यूटन का बल 2 न्यूटन का बल। तो ये जो मुझ पे तुम नेट बल निकाले, इसी को तो कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब जब मैं अकेला हूं, मुझ पे ढेर सारे लोग बल लगा रहे हैं, तो सब मुझ पर, सभी के कारण मुझ पर लगे नेट बल को ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब वो नहीं समझे, अब वो नहीं समझे, समझे ना। अरे यार, जैसे मान लो तुम हो, ठीक है, और तुमको आया कोई एक थप्पड़ खींच के मार दिया, ठीक है, अब कोई आया फिर कोई थप्पड़ खींच के मार दिया, फिर कोई आया थप्पड़ खींच के मार दिया, तो भाई अगर हम तुझसे पूछे बताओ तुम पर कितने लोगों ने थप्पड़ मारा, तो सबका नाम लेने लगोगे। उसी तरह मान लो अगर कोई आवेश है और इसके आजू बाजू ढेर सारे आवेश है, तो सब के सब आवेश इस पर बल लगाएंगे, तो सभी आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाले नेट बल को ही क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत समझ गए। तो क्या होगा, किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा, सभी आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल, मतलब नेट वैद्युत बल, अलग अलग आवेशों द्वारा, इसके कारण अलग अलग आवेशों द्वारा इस आवेश पर लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मेरे भाई, जैसे ये वाला इस पे बल लगा रहा है, ठीक, ये वाला इस पे बल लगा रहा है, अच्छा, तो भाई हमें ये वाला बल इस पे लगा तो जरूर है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस दिशा में लगा रहा है। जैसे मान लो कोई मुझे एक इधर कोई खींच रहा है बल लगाकर, कोई इधर बल लगा के खींच रहा है, तो मुझ पे नेट बल जो होगा वो किधर जाएगा, ऐसे कहीं बीचों बीच जाएगा। मतलब मुझे कोई इधर बल लगा के खींचेगा और मुझे कोई इधर बल लगा के खींचेगा, ना तो मैं इधर जाऊंगा और ना ही मैं इधर जाऊंगा, मैं कहाँ, लगभग कहीं बीच में से ही होकर जाऊंगा। मतलब बीचों बीच, मतलब इन दोनों बलों के बीच में से कहीं जाऊंगा। तो जो नेट बल है इन दोनों के कहीं बीच से होकर आया, ठीक है। तो ये जो आया, ये जो कैसे आया, इसको हम लोग हमेशा जो नेट बल मुझ पे निकालोगे ना, वो सदिश रूप में निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कभी इधर 3 लगा, इधर 4 लगा, तो तुम ये डायरेक्ट नहीं मुंह फाड़ के बोलोगे कि ये 3 ये 4 टोटल मुझ पे 7 बल लगा, ना ना ना। इसको हम लोग सदिश, मतलब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में, कक्षा 11 में पढ़े होंगे मेरे भाई। इधर 3 न्यूटन का बल, इधर 4 न्यूटन का बल, समझ रहे हो, इधर 3 न्यूटन का बल, इधर 4 न्यूटन का बल, तो मुझ पे नेट बल कितना लगेगा, तुम 7 नहीं बोलोगे। उसको कैसे निकालेंगे, कक्षा 11 में पढ़े होगे, त्रिभुज का सदिश नियम, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज, वैसे निकालते, फिलहाल आगे आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो अभी नहीं समझे कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे समझ जाओगे। अगर नहीं समझना, एक बार वापस आओ, वीडियो देखो, शुरू से रिवाइज करके देखो भाई। ऑनलाइन में यही ना सुविधा है कि हम लोग बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं। तो जैसे एक हम सिस्टम बनाए, यहाँ पे सिस्टम, चिट्टम, इधर देखो चिट्टम बना दी, इधर देखो ये है, मान लो हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। अब इसमें ढेर सारे आवेश है, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे Qn आवेश है। तो इसका मान लो दूरी है वेक्टर r1, इसका इस आवेश का मान लो दूरी है, मूल बिंदु से दूरी है वेक्टर r2, इसका आवेश है मूल बिंदु से कितना होगा, वेक्टर r3, इसका आवेश है, इस वाले आवेश का दूरी है वेक्टर rn। हम पूछे बताओ Qn पर नेट बल कितना होगा, ठीक है, Qn पर नेट बल कितना होगा। तो बताओ इस सिस्टम में कितने आवेश है, n आवेश है, सब के सब मिलकर इस पर बल लगाएंगे, सिवाय मुझे छोड़कर। जैसे मान लो 10 लोग का ग्रुप है और उस ग्रुप में मैं भी हूँ, टोटल 10 लोग हैं, तो मुझे बताओ मुझ पे टोटल कितने लोगों ने थप्पड़ मारा। मुझे तो कोई मार नहीं सकता, अपन हीरो है, लेकिन मान लो तो 10 लोग हैं, 10 लोग में से हम लोग हैं, मैं भी हूँ, तो मुझे बोला गया कि बताओ कितने लोग ने थप्पड़ मारा। तो भाई टोटल मुझे कह लोग मारेंगे, 9 लोग मारेंगे,
भाई मैं अपने आप को थोड़ी ना मान लूंगा, ठीक है ना। तो उसी तरह इस आवेश Qn पर तो हम तुमसे पूछे टोटल बल कितना लगेगा, तो तुम क्या बोलोगे नेट फोर्स। देखो F नेट अरे कहाँ गया कपड़ा। चलो भाई हम पूछे बताओ F नेट ऑन 3 तो कितना होगा, बताओ कितना होगा। तो क्या बोलोगे, अरे यार 3 का ही आ रहा है अभी तक, n, ठीक है। अरे यहाँ लिखेंगे F नेट ऑन कहाँ बताओ, कहाँ, कौन वाले पे पूछ रहे हैं, n वाले पे। तो n वाले आवेश पर टोटल बल कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे देखो क्या बोलोगे, फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 पहले के कारण, फोर्स इसी प्रकार फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के कारण, प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 3 के कारण, तीसरे के कारण n में भी बल, प्लस डॉट फोर्स ऑन 1 n-1 एक कम के लिए, 10 लोग थे तो एक कम के लिए। यही है देखिए बच्चों, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। बोलो आया समझ में। देखो एक बार परिभाषा में रिवाइज करता हूँ। किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी वैद्युत बल, नेट वैद्युत बल अलग अलग आवेशों द्वारा इस आवेश पर लगाए गए वैद्युत बल के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। बोलो आया समझ में। तो फटाक से उतारो, जल्दी से उतारो। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, फटाक से आप करिए, पॉज करो। चलो अब हम बताते हैं। इधर देखो, अब देखो कह रहा है वायु में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निश्चित दूरी पर स्थित है, इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। जैसे हम कहें देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एक ये इलेक्ट्रॉन है, कुछ दूरी पर है, मुझे दूरी नहीं पता, हम मान लेते हैं r, ठीक। तो ये हो गया E, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना दिया मुझे नहीं पता, तो हमने r मान लिया। तो कह रहा है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बताइए। मतलब क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है Fe बटा के Fg का मान बताइए, यही हमसे पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आओ कर लेते हैं, कितना आसान है। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, वैद्युत बल निकालेंगे। तो वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, Fe बराबर, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, K Q1 Q2 बटा के r², ये वैद्युत बल का सूत्र होता है, ठीक है। तो देखो ठीक है, अभी रुक जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये वैद्युत बल का हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, Fg बराबर क्या होता है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स फर्स्ट, ठीक है। क्या होगा, Gm1 m2 बटा के r², समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 से डिवाइड मार दो। समीकरण 1 का समीकरण यही ना पूछा है, Fe बटा के Fg, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड मारोगे तो LHS का भाग LHS में, RHS का भाग RHS में। अगर ध्यान से देखोगे तो बाकी सबका मान दिया है। चलो इधर देखो, LHS का भाग LHS में, RHS का भाग RHS में। तो क्या हो जाएगा, Fe बटा के Fg बराबर, Fe का कितना मान है, K Q1 Q2 बटा के r², कुल के बटा के G M1 M2 बटा के r²। अब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये r² से r² कट गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, Fe बटा के Fg बराबर K Q1 Q2 बटा के, ये तो r² कट गया, तो बचेगा Gm1
m2 बचेगा। अब देखो सबका मान अपने को पता है, k का मान देखो दिया है, k का मान दिया है 9 गुणे 10 के घाते 9, यहाँ रखो 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे यहाँ आवेश, आवेश कौन है, आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश देखो ये दिया है, ठीक है 1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब देखो एक बार और इलेक्ट्रॉन है, एक बार और इलेक्ट्रॉन है तो एक बार और रखेंगे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। कुल के बटा के जी का मान देखो ये दिया है 6.67 गुणे 10 के घाते -11 गुणे m1 का मान मतलब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो 9.1 गुणे 10 के घाते -31 गुणे 9.1 गुणे 10 के घाते -31, क्योंकि यार m1 इंटू m1 मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m2 मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, चूंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक तो होता है, यहाँ रख दिए। अब देखो मेरा मैथ बहुत तेज है ना, मेरा मैथ बहुत तेज है मेरा मैथ, तो तुरंत हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसका लगभग आंसर आता है 10 के घाते 42। देखिए कितना तेज है मैथ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखो 10 के घाते कितना आया 42 है, लगभग इसको सॉल्व करोगे तो 10 के घाते 42 है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यार 10 के घाते 40 है, मतलब लगभग यही हमारा आंसर। बोलो आया समझ में, नहीं समझ में आया वापस से रिवाइज करके देखो। अच्छा एक चीज तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा, सर देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो इसका मान देखिए यहाँ माइनस दिया है, आप माइनस रखे ही नहीं है। तो देखो वैद्युत क्या बोलते हैं यार, हाँ वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र भी आगे आएगा। वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र का जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त परिमाण वाइज बात करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे हमेशा चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा हम लोग प्लस लेकर सॉल्व करेंगे आवेश को, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं मतलब आंकिक मान मतलब परिमाण, तो परिमाण लेंगे तो माइनस हट जाएगा ना। तो लेकिन हाँ केवल दो में, तीसरा जब एक चीज और क्वांटिटी आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत विभव, वहां पे प्लस माइनस का प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। क्यों, इसका रीजन मैं अभी दूंगा थोड़ा सा भी, और आप पढ़ लीजिए थोड़ा तक आगे तक पहुंच जाइए तब, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम क्या बोले हैं, वैद्युत बल का जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त परिमाण बात करते हैं, तो परिमाण में हम लोग प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो भी क्या लेंगे प्लस, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस हटाकर प्लस रखा, ठीक है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। फटाक से स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई अब आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। फटाक से इसको सॉल्व करिए। चलो मैं कराता हूँ। देखो भैया क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर इतना तथा इतना आवेश है। देखो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे ताकि समझने में थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है। थोड़ा हम साइड से करते हैं। देखो कह रहा है दो सूक्ष्म गोलियां हैं, एक ये गोला है और एक ये गोला है, ठीक। अब एक पर सॉरी, तो 80/3 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम का इस पर आवेश है, और इस पर है 160/3 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम का आवेश है, तथा वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब इसके बीच का जो दूरी है 0.101 मीटर है। इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, कितना आसान क्वेश्चन है। वैद्युत बल मतलब कूलाम का नियम लगाओ सीधे सीधे, Fe बराबर सूत्र क्या होता है, K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। अब तुम ये तो नहीं सोच रहे हो सर आप तो बताएं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, आप तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर रख रहे हैं। अरे मेरे भाई K ही को तो 1/4πε0 बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। बराबर K का मान 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे Q1 का मान पहला आवेश 80/3 गुणे 10 के घाते -9 गुणे दूसरा आवेश 160/3 गुणे 10 के घाते -9, ठीक है। और कुल के बटे देखो R स्क्वायर मतलब 0.01 का स्क्वायर, ठीक है,
बराबर, अब देखो इसी को अपने को सॉल्व करना है, कितना आसान है। इधर देखो जरा, 10 के घाते -9, 10 के घाते +9, खत्म। ठीक है, अब देखो 3 तिरिका 9, ठीक है, 3 तिरिका 9, देखो ये 3 और ये 3, 3 तिरिका 9, ये खत्म। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा इसको लिखते हैं। ऊपर बचा 80 गुणे कितना हो जाएगा 160 गुणे 10 के घाते -9, और नीचे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है। तो इसका देखो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे मेरे भाई, इधर देखो 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/100, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1, ये देखो 10 के घाते 4 हो जाएगा, मतलब 4 अंक पे 0, ऐसे बोल दो। नहीं तो इसको डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो, 10 के घाते -4, बोलो सही है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 10 के घाते -4। ठीक, अब देखो 10 के घाते -4, ये ऊपर जाएगा तो 10 के घाते +4 हो जाएगा। ठीक, इसको मिटा दे, तो देखो 80 16 8 128, ठीक है, 16 8 128। अब देखो 2 जीरो है, 1 0 1 0, 2 जीरो यहाँ लग जाएगा। अब गुणे, ठीक है, 10 के घाते -4 ऊपर आएगा तो +4, तो देखो 10 के घाते -2 तो पहले ही था, -9 पहले ही से था, और 10 के घाते +4। अब देखो 4 5 और ये 6 हो जाएगा, तो 128 गुणे 10 के घाते -9 गुणे 10 के घाते 4 तो 6, और जब जाएगा तो 128 गुणे 10 के घाते -3, यही हमारा आंसर होगा। चाहे तो तुम यहाँ पे छोड़ दो, नहीं तो तुम आगे चाहो तो आगे कर लो, बोलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग का आंसर भी तो आया यार, हम लोग कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, नहीं यार सब तो सही लग रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। के का मान 9 गुणे 10 के घाते 9, Q1 आंसर 1.28 आ रहा है। हम लोग कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, मीटर है, हाँ मीटर में तो दिया है। ठीक, 1 मिनट 1 मिनट, ओ ठीक 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 ठीक, अरे यार यही कह रहे हैं, ये हम लोग देखो दूरी गलत ले लिए हैं, दूरी गलत लिए हैं, वही कह रहे हैं कहीं से आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो हम लोग 0.10 दिया है, तो हम लोगों ने क्या लिया था, 0.01 ले लिया था, कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी 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 बच्चे के लोग जान क्या। तो हम लोग क्वेश्चन ही बदल देते हैं, क्वेश्चन को 0.01 दूरी ले लेते हैं, बोल सही है ना। हाँ, तो 128 गुणे 10 के घाते -3 आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग साइंटिफिक तरीका क्या होता है कि हम लोग एक अंक दशमलव के 1 अंक पे देते हैं, ठीक है ना, आंसर अपना। तो अच्छा गधैया गोल की तरह से हम पढ़ाते हैं, 100 से भाग कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो क्या कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा ना। तो इसका इसमें करोगे तो भाग लगाओगे तो कितना होगा 1.28 गुणे 10 के घाते -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो +2 ये -2, यही हमारा है न्यूटन आंसर। बोलो बल निकाले, बल का मतलब हो जाएगा न्यूटन। बोलो आया समझ में। हाँ देखो हम लोग क्या है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दूरी दिया था 0.10, तो हमने ले लिया था दूरी 0.01 मीटर ले लिया था। ठीक है, तो तुम चाहो तो 0.10 पे कर लेना, तो 0.10 पे कर लोगे तो 1.28 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन आंसर आएगा, करके देखना। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, बेसिकली दूसरा क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन ये, यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, जैसे एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ठीक है, अभी ये कनेक्ट नहीं है, हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक तार लगाकर इसको जोड़ दिया। तो जैसे ही एक तार लगा के इसको जोड़ोगे तो होगा ये कि दोनों पर जो आवेश है कुल योग का आधा आधा बढ़ जाएगा। ऐसा होता है, हाँ 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 हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कैसे समझा, कुछ है भी तो नहीं मेरे पास। जैसे मान लो एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ठीक है, यही दोनों आवेश है, यही दोनों आवेश है, ठीक है। जैसे ही इन दोनों को एक तार से हम कनेक्ट करेंगे ना, तो जो 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 दोनों पे जो आवेश होगा वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, समझे ना, नहीं समझे रट लो,
फिर से देखो, ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा है, जब इन दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए जोड़ोगे तो क्या होगा, इन दोनों आवेशों पे जो मतलब जो ज्यादा होगा वो कम की तरफ भागेगा आवेश, ठीक है ना, विभवांतर आ जाएगा एक तरीके से, जो ज्यादा है वो कम की तरफ भागेगा, ठीक है, कम की तरफ भागेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों आवेश इक्वली मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो तो देखो टोटल आवेश कितना है, अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा, Q1 प्लस Q2। तो Q1 का मान कितना है बताओ, 80/3 गुणे 10 के घाते -9 प्लस 160/3 गुणे 10 के घाते -9। अब दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10 के घाते -9 कॉमन ले लो, तो 80/3 प्लस 160/3, ठीक। अब गुणे 10 के घाते बाहर है -9, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 24 आ जाएगा, 240/3 गुणे 10 के घाते -9, तो इसको सॉल्व करोगे तो 80 गुणे 10 के घाते -9। बोलो सही है। तो मतलब टोटल आवेश कितना हो गया, दोनों को मिलाकर टोटल आवेश कितना हो गया, 80। अब यही जो आवेश है दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब इस पे भी 40 और इस पे भी 40। मतलब अब जब एक क्षण भर के लिए कनेक्ट कर दोगे इसको तुम, एक आवेश ये और एक आवेश ये, अब क्षण भर के जब कनेक्ट कर दोगे तो इस पे हो जाएगा 40 गुणे 10 के घाते -9, और इस पे भी कितना हो जाएगा, 40 गुणे 10 के घाते -9, ठीक है। अब दूरी तो हमारा वही रहेगा 0.01 जो पहले माने थे, तो क्या अब तुम निकाल नहीं लोगे, F बराबर K Q1 Q2/R² से, तो K का मान पता ही है 9 गुणे 10 के घाते 9, Q1 का मान इतना, Q2 का मान इतना, 0.01 सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। बोलो सहमत हो बात से, सहमत हो, जल्दी से फटाक से उतारो, जल्दी से फटाक से उतारो। चलो भाई, ये आपके सामने है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आवेश Q को दो भागों में बांटकर कुछ दूरी पर इस प्रकार रख दिया जाता है कि इनके मध्य बल महत्तम लगता है, ठीक है, महत्तम लगता है। तो प्रत्येक भाग पर आवेश का मान बताइए। आप जल्दी से इसको ट्राई करिए, तब तक हम अपने मार्कर को इंक पिला ले। मेरा इंक कहाँ है, इंक कहाँ है, ये रहा। जल्दी से भाई ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल गया, खुल गया, खुल गया। तो जल्दी से आप ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। मेरा इंक भी खत्म हो गया है, निकल जाओ भैया, हाँ निकल गया, काम हो जाएगा। हाँ तो ट्राई करिए भाई, हो गया, हो गया, हो गया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आओ लगाते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाला कह रहा है कोई आवेश Q है, उसको दो भागों में बांट दिया और कुछ दूरी पे ले जाकर रख दिया, और इस प्रकार रखा कि इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो प्रत्येक भाग का जो आवेश है वो कितना है बताइए। जैसे हम कह दिए, देखो ये आवेश है, पहला आवेश, और ये है हमारा दूसरा आवेश। अब कह रहा है ये जो Q आवेश था इसी को तोड़ा गया है। मान लो पहला आवेश कौन है, X, तो दूसरा आवेश कितना होगा, Q माइनस X। बोलो होगा कि नहीं, पहला अगर X है तो दूसरा Q माइनस X है, और इसके बीच कितना दूरी है, R, ठीक है, R दूरी है। कह रहा है ये जो फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। तो बताइए ये जो X है, X का मान मतलब इस आवेश पर कितना है, मतलब इस पिंड पर आवेश कितना, और इस पिंड पर कितना आवेश है, आप हमें बताइए। बोलो क्या लगा लोगे, लगा लोगे, कितना आसान क्वेश्चन है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो यार, जब भी कोई फंक्शन मान लो y है, y कोई मान लो फंक्शन है, वो x पर डिपेंड कर रहा है, कोई क्वांटिटी x पर डिपेंड कर रहा है, और हम तुमसे y मैक्सिमम का मान तुमसे पूछे ना, तो तुम क्या करोगे पता है, क्या करोगे, इस y का x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे,
जो आएगा और बराबर कर दोगे 0, यहाँ से y का मान निकाल दोगे, वही होगा, मतलब वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। फिर से, अगर कोई फंक्शन y है वो अगर x पे डिपेंड कर रहा है और हम तुमसे y का मैक्सिमम मान पूछे तो तुम क्या करोगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करके बराबर 0 कर दोगे, ठीक है, और यहाँ से y का मान निकाल लोगे। कितना आसान है। तो उसी तरह देखो यहाँ पर पहले एक बात बताओ, बल का सूत्र लिखो, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। तो इधर देखो K का मान कितना है, Q1 का मान कितना है, X, Q2 का मान कितना है, Q माइनस का X बटा के R स्क्वायर, क्या हो जाएगा F। अच्छा बात बताओ, हम बल मैक्सिमम तुमसे पूछ रहे हैं, तो एक बात बताइए, जो बल है किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। कि तो कांस्टेंट है, निर्भर नहीं करेगा। आर, ये दूरी भी तो फिक्स है, मतलब आर पे भी निर्भर नहीं करेगा। क्यू कोई आवेश है, वो भी क्या है, फिक्स है। बचा कौन, एक्स, मतलब ये जो बल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स पर। और बल मैक्सिमम क्या कब होगा, यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, इसको मिटाएं जरा, एक बार फिर से लिखें। मतलब ये जो बल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स पर। तो हमें मैक्सिमम बल निकालना होगा तो क्या करेंगे, एफ डी ऑफ एक्स मतलब बराबर कितना होगा, 0, डी बाई डी डी एक्स ऑफ एफ, इसको ऐसे पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ बराबर कितना होगा, 0। बस हमें यही निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो इधर देखो, एफ बराबर के Q1 का मान कितना है, x इंटू Q2 का मान कितना है, Q माइनस का x बटा के R स्क्वायर। अच्छा, इसका अंदर गुणा करो तो F बराबर के x इंटू Q, इसका अंदर गुणा करोगे माइनस के x स्क्वायर, और कुल के बटा के, कोई गड़बड़ है नहीं है, R स्क्वायर। अच्छा देखो, R का भाग दोनों में जा रहा है ना, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो F बराबर के एक्स क्यू बटा के आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटा के आर स्क्वायर। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको मिटा दे, कहाँ गया, हाँ चलो अब देखो, हाँ अब देखो भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे, तो देखो डी एफ बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि हमें मैक्सिमम पूछ रहा है। तो d बाई डी एक्स, और f का मान कितना है, देखो यही है, इसको धीरे से रखो, के एक्स क्यू बटा के आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटा के आर बराबर क्या रख दोगे, 0। अच्छा, इसका अवकलन इसके साथ, फिर इसका अवकलन इसके साथ, तो अलग अलग कर दो भाई। देखो समझना यहाँ ध्यान से, तो d बाई डी एक्स, बोलो सही है, ऑफ किसका करोगे, के एक्स क्यू बटा के आर स्क्वायर, फिर माइनस, अब इसका अवकलन इसके साथ भी करोगे तो d बाई डी एक्स इंटू क्या करोगे, के एक्स स्क्वायर बटा के आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0। बोलो सही है। अच्छा, और कहाँ लिखे, और कहाँ, वहाँ लिख देते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। देखो अवकलन कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन नहीं होता है। देखो के क्या है, कांस्टेंट, अवकलन नहीं होगा। क्यू क्या है, कांस्टेंट, अवकलन नहीं होगा। आर, इन दोनों के बीच का दूरी भी तो फिक्स है, मतलब अवकलन नहीं होगा। बचेगा कौन, एक्स का अवकलन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, रेड पेन से करते रहे। तो देखो क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स। देखो बचा कौन अंदर, एक्स, तो एक्स लिख दो, माइनस यहाँ पे देखो के बटा आर स्क्वायर बाहर चला आएगा, तो के बटा आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, तो अच्छा बताओ, अवकलन जैसे हम कहें एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, ये जो 2 है, ये जो कपारे पे 2 है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, एक्स लिखेंगे, अब जो पावर है एक्स के में से 1 कम हो जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, यही होगा। उसी तरह देखो डी एक्स का, देखो डी एक्स का अवकलन कितना है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1, तो डी क्यू बटा के आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 1, इसका अवकलन डी एक्स बाई डी एक्स है ना, ठीक है ना। चलो माइनस, अब देखो के
इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 आगे आएगा इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। बोलो सही है यहाँ तक? चल अरे यार डी बाई डी एक्स देखो ना, डी बाई डी एक्स का डी 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 एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x। ठीक, चलो अब यहाँ से आगे इधर देखो यार के क्यू आर स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा 2x इंटू के बटा के आर स्क्वायर बराबर 0। देखो नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लेके उधर भेज दोगे तो आर तो खत्म 0 हो गया। तो देखो के क्यू माइनस 2x के बराबर 0। अच्छा तो देखो 2x के बराबर कितना आ जाएगा के क्यू, तो क्यू से क्यू खत्म, सॉरी के से के खत्म, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा q, तो x बराबर कितना आ जाएगा q बटा के 2। मतलब पहले पर आवेश x का मान कितना आया q बाई 2 और दूसरे पर कितना आया q माइनस q बाई 2 करोगे तो ये भी कितना आएगा q बाई 2। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया रिवाइज पीछे से आओ फिर देखो, रिवाइज करो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? इसको समझो फिर देखना। देखो भाई तो हम लोग क्या सीखे, जब भी कोई दो आवेश है उसको हम लोग दो भागों में बांटकर कुछ दूरी पे रख दे और पूछे कि बल मैक्सिमम है और बोले हम बल मैक्सिमम में, तो भाई ये दोनों आवेश कौन होगा, तो दोनों आवेश होंगे आधे आधे, ठीक है ना? दोनों आवेश जो होगा वो होगा आधा आधा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आधारित, ठीक है? अगला जो लेक्चर होगा वो भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? तो जो अगला लेक्चर होगा वो हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब कि अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न, वो भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।